रुख करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। भोपाल भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन को लेकर प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। मंत्री सारंग ने कहा कि भाजपा की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यहां हर कार्यकर्ता को उसकी क्षमता के अनुसार जिम्मेदारी और अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि नितिन नबीन एक निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। युवा मोर्चा से लेकर विभिन्न प्रदेशों के प्रभारी और एक सफल जनप्रतिनिधि व मंत्री के रूप में उन्होंने संगठन को मजबूती दी है। उनका अनुभव पार्टी को और अधिक सशक्त बनाएगा। मंत्री सारंग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने गरीब कल्याण और विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आज भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी को सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बनाया। वहीं जेपी नड्डा के नेतृत्व में संगठन नई ऊंचाइयों तक पहुंचा है। एसआईआर को लेकर विपक्ष के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री सारंग ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और चुनाव इसकी बुनियाद है। एसआईआर एक नियत और पारदर्शी प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची का शुद्धिकरण है। चुनाव आयोग का अपना कैलेंडर और नियम है। शिकायत के लिए फोरम भी उपलब्ध है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल और प्रियंका गांधी झूठ और भ्रम की राजनीति कर रहे हैं, जो हारी हुई मानसिकता को दर्शाता है। प्रदेश कांग्रेस में नियुक्तियों को लेकर उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस का आंतरिक मामला है, लेकिन जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह नकार दिया है। आपको लगता है हमेशा जब जाते हैं विवादित बयान देते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी नॉन सीरियस पर्सनालिटी के व्यक्ति हैं। वो राजनीति करना भी चाहते हैं पर उनका मन भी नहीं लगता। वो अंग्रेजियत में पले हैं, बड़े हैं, हुए हैं। उनको पश्चिम में ही बहुत मजा आता है। वो बाय डिफॉल्ट इस देश की राजनीति में प्रवेश कर गए पर उनका मन नहीं लगता। एक बयान देते हैं, सेंसेशन फैलाते हैं और विदेश भाग जाते हैं। तो ये उनकी अपरिपक्वता का ही सूचक है। पर वो कह रहे हैं कल जब रामलीला मैदान में एक रैली हुई वोट चोरी वाली, गद्दी छोड़ वाली, तब वो कह रहे हैं कि अमित शाह जी के हाथ कांप रहे हैं, हमारी सरकार आएगी तो हम कानून बदलेंगे। और चुनाव आयोग के लिए एक कहा जाए धमकी भरा मैसेज जैसे लग रहा है। राहुल गांधी जी बच्चे की पुलिस जैसी बात करते हैं। बच्चे होते हैं ना कि मैं बंदूक लाया हूँ, हैंड्स अप कर लो। तो ये बच्चे की पुलिस जैसी बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं इसके हाथ कप रहे हैं, वो कप कपा रहा है। ये केवल और केवल बचपना ही प्रकट करता है। हमने और आपने सबने संसद की वो बहस भी देखी जिसमें अमित शाह जी ने हर एक विषय पर पूरी आंकड़ों के साथ और तथ्यों के साथ जवाब दिया। मैं फिर कहूँगा कि राहुल गांधी जी बच्चे की पुलिस हैं, जो बच्चों की पुलिस होती है उस जैसा वे व्यवहार कर रहे हैं। भोपाल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भगवंतराव मंडलोई की जयंती के अवसर पर आज विधानसभा परिसर में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस श्रद्धांजलि सभा में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और भारतीय जनता पार्टी के विधायक भगवान दास सबनानी ने मंडलोई के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि 17 दिसंबर को मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा की बैठक हुई थी, जिसे स्मरण करते हुए इस बार एक विशेष सत्र का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस विशेष सत्र में सभी विधायक विकसित मध्य प्रदेश के विषय पर गंभीर और सकारात्मक चर्चा करेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि विकसित मध्य प्रदेश के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विचार विमर्श कर ठोस निष्कर्ष निकाले जाएंगे, जिनके आधार पर आगे की दिशा तय की जाएगी। उन्होंने विश्वास जताया कि यह पहल प्रदेश के भविष्य के लिए काफी प्रभावकारी साबित होगी। वहीं
भाजपा विधायक भगवान दास सबनानी ने इस परंपरा की शुरुआत के लिए विधानसभा अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से हम अपने पूर्वजों और नेताओं को याद कर पाते हैं और मध्य प्रदेश के निर्माण व विकास में उनके योगदान को समझने का अवसर मिलता है। कार्यक्रम के माध्यम से भगवंतराव मंडलोई के राजनीतिक जीवन, प्रशासनिक योगदान और प्रदेश के लिए किए गए कार्यों को स्मरण किया गया। यह आयोजन नई पीढ़ी को प्रदेश के इतिहास और लोकतांत्रिक परंपराओं से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आज श्रद्धेय मंडलोई जी की जन्म जयंती पर जो माननीय मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने एक नवाचार आरंभ किया, उसके कारण हम अपने पूर्वजों को स्मरण कर पाते हैं। इस मध्य प्रदेश को जिन्होंने अपने योग्यता से, कुशलता से चलाया, उनको स्मरण करते हैं। निश्चित रूप से इस दिन हम उनको श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने जो काम मध्य प्रदेश को लेकर के किए, उनको और आगे बढ़ाने का काम आगे चलता रहा, उसको आगे बढ़ाते हैं। 17 दिसंबर को मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा की बैठक हुई थी। यह दिन विधानसभा के इतिहास में महत्वपूर्ण दिन है। तो पिछले बार भी इसका उल्लेख हुआ था और इस बार इस अवसर पर विशेष सत्र का आयोजन किया है। इस सत्र में सभी सदस्य विकसित मध्य प्रदेश को बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस पर विचार विमर्श करेंगे। हम सब जानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने प्रतिकूल परिस्थितियों में मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया। आज हम सब लोग काफ़ी सक्षम हैं और मध्य प्रदेश भी विकासशील राज्यों में गिना जाता है। अनेक क्षेत्रों में उसने कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं। लेकिन आने वाले कल में मध्य प्रदेश विकसित मध्य प्रदेश हो, इस दृष्टि से इस पीढ़ी का यह दायित्व महत्वपूर्ण है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम सब लोगों को चर्चा भी करना चाहिए और निष्कर्षों के आधार पर आगे भी बढ़ना चाहिए। इस दृष्टि से मुझे लगता है यह सत्र काफी परिणामकारी साबित हो। तो लेटेस्ट था स्वर्गीय श्री भगवंतराव मंडलोई जी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। आज उनका जन्मदिन है। विधानसभा परिवार और बाकी सभी लोग उनको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आदरणीय मंडलोई जी बहुत ही कर्मठ और यशस्वी, प्रेरणादायक व्यक्तित्व के धनी थे। राजनीतिक क्षेत्र में, सार्वजनिक जीवन में अनेक ऊंचाइयां उन्होंने प्राप्त की। स्वतंत्रता के संघर्ष से लेकर आज आजाद भारत में अनेक दायित्वों का निर्वहन उन्होंने सफलतापूर्वक पूर्ण किया। वे 2 बार राज्य के मुख्यमंत्री भी बने और उन्होंने अपने कार्यकाल को यशस्वी ढंग से पूरा किया। आज वो हम सबके मध्य शरीर से नहीं है, लेकिन उनका जीवन पद्धति और उनके द्वारा किए गए कार्य प्रेरणा के रूप में हम सबके मध्य हैं। मैं इस अवसर पर विधानसभा परिवार की ओर से उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि हम सबको प्रभु शक्ति दे, उनके बताए हुए मार्ग को हम आगे बढ़ा सकें। भोपाल बरखेड़ा क्षेत्र में श्रमश्री संस्था द्वारा लगातार 21वें वर्ष श्रीमद्भागवत कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है।
यह 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा 23 दिसंबर से 30 दिसंबर 2025 तक बरखेड़ा के रामलीला मैदान में आयोजित होगी। आयोजन की तैयारियों को लेकर 14 दिसंबर को संस्था अध्यक्ष रामबाबू शर्मा की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में संस्था के सदस्य और धर्म प्रेमी नागरिक उपस्थित रहे। बैठक में श्रद्धालुओं ने कथा को दिव्य, भव्य और ऐतिहासिक स्वरूप देने के लिए अपने सुझाव रखे और आयोजन को सफल बनाने का संकल्प लिया। जानकारी दी गई कि 23 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे भव्य कलश यात्रा के साथ कथा का शुभारंभ होगा। यह यात्रा बरखेड़ा स्थित हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर रामलीला मैदान स्थित कथा स्थल तक पहुंचेगी। आयोजन के लिए एडवोकेट एवं गायक प्रदीप शर्मा ने 51,000 रुपए का विशेष सहयोग प्रदान किया। वहीं अनेक भक्तों ने तनमन से सहयोग का आश्वासन दिया। इस वर्ष की कथा की व्यासपीठ पर श्री मनोज अवस्थी जी महाराज विराजमान होंगे। खास बात यह है कि यह उनकी 1000वीं श्रीमद्भागवत कथा होगी, जिससे आयोजन का धार्मिक महत्व और भी बढ़ गया है। बैठक में पंडित गिरीश शर्मा, पूर्व पार्षद महेश मालवीय, कांग्रेस नेता दीपक गुप्ता, राजेश बबेले, संत पुजारी संघ अध्यक्ष नरेंद्र दीक्षित जी महाराज सहित कई वरिष्ठ नागरिक मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता रमन तिवारी ने की। धार्मिक आयोजनों की कड़ी में ये शीर्ष कथा होने जा रही है और इस कथा के माध्यम से सनातन धर्म को और अधिक सुरक्षित करने का एक रामबाबू शर्मा जी का हमेशा की तरह प्रयास है, जिसे हम सब लोग संगठित होकर अधिक से अधिक सफल बनाने के प्रयास में सब संगठित हो रहे हैं। और ये कथा ऐतिहासिक कथा होने जा रही है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि सब लोग इस कथा को सुने, इस कथा में आएँ, इस कथा का आनंद लें। ये कथा प्रेरणादायक कथा है। जी, बड़ा सवाल है, सब लोग चाहते तो बताओ, एक कथा करने के लिए सहयोग की अपेक्षा भी रखते हैं कि आपने सहयोग किया 51,000 का बड़ा सहयोग है, इस प्रकार आप और क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए 51,000 बहुत छोटा सा, क्योंकि कथा इतनी बड़ी है। 51,000 रुपये बहुत कम है। हजारों लोग आ सकते हैं, लाख लोग भी हो सकते हैं। उन सब की भोजन प्रसादी व्यवस्था और तमाम तरह के इंतज़ामात जो होते हैं, उन इंतज़ामों को करना आसान नहीं होता। और 51,000 रुपये मैंने कहा है। इसके अतिरिक्त रामबाबू शर्मा जी को पास सारे अधिकार सुरक्षित किए हैं कि जहां जो उनके साथ मुझे सहयोग करना होगा, मैं कदम कदम पर खड़ा हूं और हमेशा उनके साथ ईमानदारी से लगकर करूंगा। रामलीला ग्राउंड विगत 21 वर्षों से श्रीमद् भागवत हरि कथा की बैतरणी जो यहाँ पर प्रवाहित हो रही है, उससे समीपस्थ क्षेत्रों के अनेक हजार श्रद्धालु भक्तों को धर्म लाभ प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव प्रातः स्मरणीय अंतर्राष्ट्रीय कथाकार आचार्य मनोज अवस्थी जी के श्रीमुख से आचार्य मनोज अवस्थी जी न केवल कथा बाँचते हैं, अपितु सामयिक विषयों को और सामाजिक विषयों को अपनी कथा के अंतर्गत समाहित करते हैं, जिससे हमें सामाजिक विषयों में हमारी भूमिका क्या रहे, समाज की भूमिका क्या रहे, उसका भी ज्ञान प्राप्त होता है। हमें इंतज़ार है, हमें प्रतीक्षा है कि 23 तारीख आए और हम सब लोग धर्म की गंगा में प्रतिदिन डुबकियां लगाएं। कथा हनुमान मंदिर बरखेड़ा पठानी से कलश यात्रा आरंभ होगी। 23 तारीख को प्रातः 11 बजे शार्प आरंभ हो जाएगी। हम 10 बजे का आह्वान कर रहे हैं सबसे आने का, लेकिन 11 बजे हम कथा कलश यात्रा का वहां से आरंभ करेंगे और कार्यक्रम स्थल यानी बरखेड़ा ई सेक्टर रामलीला ग्राउंड पे उस कलश यात्रा का समापन होकर कथा आरंभ होगी। हाँ, एक वीडियो भी मेरे भी संज्ञान में आया है। सर, अभी विक्टोरिया अस्पताल में निर्माण कार्य चल रहा है और निर्माण कार्य में जो पुरानी किचन वाला एरिया है, उसमें तोड़ के एक नया बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन के लिए जेसीबी वगैरह की एक्टिविटीज़ भी हो रही है।
तो ऐसी स्थिति में जब पुरानी बिल्डिंग टूटती है तो वहाँ के जो आसपास की चीज़ें रहती हैं वो भी उधर किधर खिसकती हैं, क्योंकि जो ऑर्थोपेडिक वार्ड है उसमें नियमित रूप से हमारे यहाँ पेस्ट कंट्रोल होता है। अभी पिछले हफ्ते भी इसमें पेस्ट कंट्रोल हुआ है, क्योंकि नया निर्माण कार्य चालू होने के कारण जो सीवेज पाइपलाइन है वो भी तोड़ी गई है, और ये जो गतिविधियाँ होती हैं तो इसके कारण इस तरीके की समस्याएं आती हैं। तो इसमें जो हमारे को तात्कालिक रूप से जो निर्माण कार्य करने वाली एजेंसी है उसके इंजीनियर से हम संपर्क कर रहे हैं कि भाई इस तरीके की यदि कोई गतिविधि है तो उसमें जो हमारी उससे सटे हुए जो भवन है उनमें भी एक बार परीक्षण करें, और यदि इस तरीके की कोई सीवेज की पाइपलाइन में यदि कोई डैमेज होता है तो उसको हमारे को बताएं, और उसके हिसाब से फिर हम पेस्ट कंट्रोल और इसका जो रोडेंट कंट्रोल जो होता है उसके लिए सुरक्षात्मक उपाय हम करें। और वार्ड में भी यदि कोई ऐसा स्थान बना है जहाँ से चूहे आ रहे हैं, क्योंकि गतिविधियाँ कल परसों मतलब पिछले एक हफ्ते से या 10 दिन से इस तरीके की गतिविधियाँ नए निर्माण कार्य के लिए चल रही हैं, तो यदि कोई ऐसा स्थान बना है जहाँ से इस तरीके के रोडेंट्स आ रहे हैं, चूहे आ रहे हैं, फिर हम उसको भी बंद करवाते हैं और हम इंजीनियर विभाग द्वारा उसको इसमें सूचित करते हैं कि भाई नियमित रूप से चूहा का कंट्रोल और मक्खी मच्छर के कंट्रोल करने के बाद यदि इस तरीके की स्थिति बनती है तो ये क्योंकि नए निर्माण कार्य से जो है कुछ परेशानियाँ होती हैं, और वो नया निर्माण कार्य जो अभी चल रहा है और उसमें बड़ी बड़ी मशीनें, जेसीबी और डंपर, वो सब की एक्टिविटीज आसपास रहती है। सर एक वीडियो वायरल हुआ चूहा का, क्या है? हाँ, एक वीडियो भी मेरे भी संज्ञान में आया है। सर अभी विक्टोरिया अस्पताल में निर्माण कार्य चल रहा है, और निर्माण कार्य में जो पुरानी किचन वाला एरिया है उसमें तोड़ के एक नया बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन के लिए जेसीबी वगैरह की एक्टिविटीज़ भी हो रही है। तो ऐसी स्थिति में जब पुरानी बिल्डिंग टूटती है तो वहाँ के जो आसपास की चीज़ें रहती हैं वो भी उधर किधर खिसकती हैं, क्योंकि जो ऑर्थोपेडिक वार्ड है उसमें नियमित रूप से हमारे यहाँ पेस्ट कंट्रोल होता है। अभी पिछले हफ्ते भी इसमें पेस्ट कंट्रोल हुआ है, क्योंकि नया निर्माण कार्य चालू होने के कारण जो सीवेज पाइपलाइन है वो भी तोड़ी गई है, और ये जो गतिविधियाँ होती हैं तो इसके कारण इस तरीके की समस्याएं आती हैं। तो इसमें जो हमारे को तात्कालिक रूप से जो निर्माण कार्य करने वाली एजेंसी है उसके इंजीनियर से हम संपर्क कर रहे हैं कि भाई इस तरीके की यदि कोई गतिविधि है तो उसमें जो हमारी उससे सटे हुए जो भवन है उनमें भी एक बार परीक्षण करें, और यदि इस तरीके की कोई सीवेज की पाइपलाइन में यदि कोई डैमेज होता है तो उसको हमारे को बताएं, और उसके हिसाब से फिर हम पेस्ट कंट्रोल और इसका जो रोडेंट कंट्रोल जो होता है उसके लिए सुरक्षात्मक उपाय हम करें। और वार्ड में भी यदि कोई ऐसा स्थान बना है जहाँ से चूहे आ रहे हैं, क्योंकि गतिविधियाँ कल परसों मतलब पिछले एक हफ्ते से या 10 दिन से इस तरीके की गतिविधियाँ नए निर्माण कार्य के लिए चल रही हैं, तो यदि कोई ऐसा स्थान बना है जहाँ से इस तरीके के रोडेंट्स आ रहे हैं, चूहे आ रहे हैं, फिर हम उसको भी बंद करवाते हैं और हम इंजीनियर विभाग द्वारा उसको इसमें सूचित करते हैं कि भाई नियमित रूप से चूहा का कंट्रोल और मक्खी मच्छर के कंट्रोल करने के बाद यदि इस तरीके की स्थिति बनती है तो ये क्योंकि नए निर्माण कार्य से जो है कुछ परेशानियाँ होती हैं, और वो नया निर्माण कार्य जो अभी चल रहा है और उसमें बड़ी बड़ी मशीनें, जेसीबी और डंपर्स, वो सब की एक्टिविटीज़ आसपास रहती है। और इसमें ये भी देखा गया कि वो वहाँ पर जो पुराने सीवर लाइन थे, क्योंकि जो बिल्डिंग अभी हमारे यहाँ जिसके स्थान पर नया निर्माण कार्य हो रहा है उसकी सीवर पाइपलाइन भी अपने यहाँ तोड़ी गई, तो उसमें भी जो रहते हैं एनिमल्स वगैरह और वो भी सब इधर उधर खिसकते हैं। तो इसमें अब जो देख रहे हैं, और आज हम उसको बुला के थोड़ा सा सिविल कार्य भी हमारे को कराना पड़ेगा, यदि उसमें कोई ऐसा रास्ता बना है और सिविल कार्य में यदि कोई डैमेज हुआ है तो उसका भी हमारे को देखना पड़ेगा। और पेस्ट कंट्रोल के लिए हम दोबारा उनको बुला रहे हैं कि भाई जो अभी पुराना कंस्ट्रक्शन तोड़ा है और जिसकी जगह नया कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं, तो उसमें यदि ऐसी कोई स्थिति है जहाँ पर चूहे वगैरह कैदी रहना होता है तो उसको फिर वहाँ से चूहे की जो मारने के लिए जो दवाइयाँ रहती हैं, पिंजरे रहते हैं, या जो भी उनकी आधुनिक तकनीक रहती है उसका वो उपयोग करें। और जो नया निर्माण कार्य जहाँ पर चल रहा है वहाँ के ठेकेदारों को भी बोला जाएगा कि भाई जो इसकी सीवर लाइन जो तुमने तोड़ी है, क्योंकि जो नया निर्माण कार्य हो रहा है वो पुरानी बिल्डिंग के स्थान पर हो रहा है, तो पुरानी बिल्डिंग का पूरा सिस्टम वहाँ पे बना हुआ। पुरानी बिल्डिंग में भी रिसेंटली तक मतलब एक आध हफ्ते 10 दिन पहले तक वो किचन चल रही है, तो वहाँ पे जल निकास के और अलग अलग तरीके की पाइपलाइनें थी, उसमें निश्चित रूप से कुछ रोडेंट्स रहते होंगे उसके अंदर, और इनके तोड़ने के कारण ये रोडेंट्स जो है वो जमन आए हैं बाहर, तो इनको हम बहुत जल्दी कंट्रोल कर लेंगे। और आज ही हम उसके ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं, और जो इंजीनियर विभाग है हमारा PWD का, उसके इंजीनियर्स को और अपने पेस्ट कंट्रोल विभाग को, इन दोनों को बुला के अपने जो अस्थि रोग का जैसा बताया है, क्योंकि उसका भी एक बार परीक्षण करना पड़ेगा कि भाई ये जो वीडियो है वो कहाँ का है। लेकिन यदि उन्होंने ऐसा बोला, क्योंकि ऐसी संभावना हो सकती है कि भाई चूंकि ये जो जहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है ये ऑपरेशन थिएटर और अस्थि रोग वार्ड इन दोनों के बिल्कुल बाजू में, और ये जो निर्माण कार्य है इसमें पुराने जो क्षतिग्रस्त चीज़ें होती हैं
तो वो हमारे जो अभी जो तुरंत जो अभी हमारे वार्ड कार्यशील हैं उसमें हमारे को इस तरीके की परेशानियां संभावित होती हैं, क्योंकि अब ये आपने हमारे को संज्ञान में लाया तो इसमें हमारे को एक्शन तो लेना है। और इस तरीके की हमारे को हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो हमारे मरीज यहाँ पर भर्ती हैं उनके इलाज में और उनकी सुरक्षा में किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, और हमारे जो मरीज हैं वो अपना स्वास्थ्य लाभ करें और स्वास्थ्य लाभ करके सही तरीके से जैसे अच्छे से हमारा शासकीय सुविधाएं हैं जो शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार हम यहाँ पे दे रहे हैं, और उन सुविधाओं के साथ वो अपने घर जाएं और फिर हमारी सुविधाओं के अनुरूप जनमानस में भावना रहे कि भाई विक्टोरिया अस्पताल में सुरक्षित और अच्छा इलाज किया जाता है। जी दादा, ये जो वार्ड है इसमें चूहे जो देखे जा रहे हैं, तो क्या आपने भी चूहे देखे हैं यहाँ? आप कब से भर्ती हैं? मैंने एक ठो बार देखा रहा है 1-2 दिन पहले। हैं? तो मेरा यहाँ कोई पपीता रखा रहा, तो वो खा गया रहे, बिस्कुट भी खा गया रहे 1 पैकेट। तो अब हम लोग मरीज आदमी अब कहाँ जाए, पैसा ढेला रहती नहीं है, अब परेशानी में पड़े हैं। अब ये मेरे को 10 दिन हो गया, मैं घर ही में गिर गया रहा। मवाद 4 वो बेड की 4 8। कौन सा अस्पताल है? जी जिला अस्पताल विक्टोरिया अस्पताल। तो रात में जब आप सोते हैं तो ऐसा लगा कि कभी आसपास में चूहे घूम रहे? नहीं, मैं तो सो गया रहा, वो बाजू वाला बता रहा था सर। मैं तो मेरे 3 बजे नींद भर खुली थी तो बैठा रहा। हाँ, बस वही कहानी थी और कुछ नहीं। नाम आपका? मलखान बे। कहाँ से? मैं तिलहरी से आया हूँ, रिंकू पार्षद वार्ड से। जी, अभी आपके सामने एक मामला आया और आपने उसको बकायदा सोशल मीडिया पर डाला। क्या मामला है और किस तरीके की इसमें आप कार्रवाई चाहते हैं? देखिए, लगातार हम स्वास्थ्य व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको लेकर लगातार हम आंदोलन कर रहे हैं और उन चीज़ों के साक्ष्य प्रमाण भी दे रहे हैं। इसी कड़ी में आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों पहले इंदौर के एक अस्पताल का मामला भी सामने आया था चूहा को लेकर। उसके बाद जबलपुर मेडिकल कॉलेज का भी एक मामला सामने आया था, उसमें भी चूहे की यही स्थिति थी, और वही मामला आज जबलपुर विक्टोरिया अस्पताल में भी आया है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार है वो चूहे के माध्यम से भी उजागर हो रहा है। जो लाखों करोड़ों रुपए आज स्वास्थ्य व्यवस्था में बजट सैंक्शन होता है वो जमीनी स्तर पे धरातल पे कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं देता। ये सारे जो बजट आता है उसका बंदरबाट सरकार के अधिकारियों के, मंत्रियों के, सबके जेबों में बट रहा है। तो कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है कि एक पिता को अपने बच्चे की चूहे से रखवाली करनी पड़ रही है रात के 3-3 बजे तक जागकर। तो जो भ्रष्टाचार है और जो अधिकारियों की जो ये तो जाकर अपने महंगे महंगे बंगलों में गद्दों में जाके सो जाते हैं। आज जो पीड़ित परिजन हैं, आज देखिए वो किस तरीके से इस सब चीज़ों से जूझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार स्वास्थ्य व्यवस्था में लगातार चल रहा है वो उजागर हो भी रहा है। आज देखिए कि स्वास्थ्य मंत्री पिछले कितने सालों से एक ही अधिकारी को 5 साल से 2-2 पद पर पदासीन करके बैठे हैं। क्या मैं पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार के पास कोई भी योग्य व्यक्ति नहीं है? दूसरा कि एक ही व्यक्ति को 2 पद से नवाजा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार जो है वो आंखों में अब सबके दिख रहा है। बड़ी बड़ी बातें मंचों से की जाती है, बस धरातल पर हर चीज विफल होती दिख रही है। आशीष मिश्रा, समाजवादी पार्टी प्रदेश सचिव।